हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर और आज हम बात करने वाले हैं डे 8 और जिसमें हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो अभी तक मैंने डे 1 से लेके और डे 7 तक की वीडियो अपलोड कर दी गई हैं और आज है ये डे 8 मीन्स चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। बैक्टीरिया को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं कि देखा जा सकता। ओके, एंड दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, लेकिन इनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ओके, एंड इफ यू हैव कैरी सैंपल फ्रॉम योर होम टू योर बायोलॉजी लेबोरेटरी एंड डीमॉन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स एंड अंडर द माइक्रोस्कोप। उन्होंने ये कहा है कि सपोज दैट आपको बायोलॉजी लेबोरेटरी में और बैक्टीरिया को देखना है, तो आप अपने घर से कौन से सैंपल को ले जाना चाहोगे ताकि हम इसके मीडियम से बैक्टीरिया को देख सकें ना। विच सैंपल वुड यू कैरी एंड वाई, और क्यों ले जा रहे हो। पहली बात तो क्या ले जा रहे हो और क्यों ले जा रहे हो। तो क्यों का तो देखो, अब क्या ले जाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्ड। यहाँ पर क्या बताया भाई, कर्ड मतलब दही को ले जाएंगे हम, ठीक है ना। और क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हमको बैक्टीरिया को देखना है, एनालिसिस करना है। तो लिखा है कि कर्ड कैन बी यूज एज अ सैंपल फॉर अ स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप। हमने सैंपल के तौर पर किसको ले लिया भाई, दही को ले लिया, क्योंकि हमको दही में क्या है भाई, बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टो एसिडोबैसिलस बैक्टीरिया। तो इसको हमको देखना है ना, तो माइक्रोब्स को हमको देखना है, तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम इसकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो कर्ड कंटेन द न्यूमरस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आपको पता है, देखो जैसे ये एक प्लेट ले ली और हमने क्या कर दिया भाई, इस प्लेट में दही रख दिया है ना, तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं दही में। मतलब अगर 1 स्पून में हम छोटा सा दही लेते हैं या थोड़ा सा दही लेते हैं, तो इसमें हजारों बैक्टीरिया होते हैं। कौन से, लैब दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैब लैक्टो एसिडोबैसिलस बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया द प्रोड्यूस एसिड। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं भाई, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और दो क्या करता है, कोगुलेट एंड डाइजेस्ट ऑफ द मिल्क प्रोटीन। तो ये क्या करता है, जैसे कि देखो हमने क्या लिया भाई, दूध लिया। चलो अपन क्या करते हैं, दूध ले लेते हैं। चलो एक बीकर ले लिया और इस बीकर में दूध भरा है, फिर हमने थोड़ा सा ये दही ले लिया, इसको हमने क्या कहा, दही कहा। ये कर्ड हो गया आपका, ठीक है ना। कर्ड को हमने इसमें डाल दिया। अब आपको पता है कि जो दूध रहता है, मिल्क रहता है, तो मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, केसीन। क्या बोलते हैं इसको, केसीन। और अगर इसमें शुगर की बात करें तो शुगर कौन सी होती है, आपको पता है, लैक्टोस। मिल्क में कौन सा शुगर होता है, लैक्टोस। अब कर्ड में कौन सी बैक्टीरिया है, एलएवी। कौन सी बैक्टीरिया है, एलएवी। तो यहाँ पर एलएवी बैक्टीरिया क्या करेंगे भाई, मिल्क में जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, मिल्क के प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसके प्रोटीन को डीनेचर्ड कर देंगे। भाई प्रोटीन अगर सही था तो पूरा मिल्क था, और प्रोटीन डिस्ट्रॉय हुआ तो ये जो मिल्क था ये क्या हो जाएगा, ये इसका नेचर खराब हुआ, ये तो क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा। और जमने कोई तो हम दही बोल देते, लो यही तो क्या है आपका, दही है। तो ये लिखा कि स्मॉल ड्रॉप ऑफ द कर्ड कंटेन मिलियन ऑफ बैक्टीरिया एंड विच कैन बी इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। तो हम देख तक सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के मीडियम से कर्ड में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो आई थिंक समझ गए होगे आप, है ना। एक छोटी सी बूंद में लिखा ना कि आ स्मॉल ड्रॉप ऑफ मिलियंस, छोटी सी बूंद में भी लाखों बैक्टीरिया होते हैं, हजारों लाखों। क्वेश्चन सेकंड पर आते बेटा। सेकंड क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया दैट रिलीज गैस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म आर। तो यहां पर क्वेश्चन है आपका, गिव एग्जाम्पल द टू प्रूव द माइक्रोस्कोप रिलीज गैस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। उन्होंने ये कहा कि भाई ये आप प्रूफ करके बताओ, ये साबित करके बताइए कि जो माइक्रोब्स होते हैं, तो जब ये मेटाबॉलिज्म करते हैं, ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, जो माइक्रोब्स होते हैं जब ये मेटाबॉलिज्म करते हैं तो ये कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ये बताना है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर बैक्टीरिया की बात करें तो देखते हैं, सबसे पहले
रिलीज गैस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको देखना है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि बैक्टीरिया एंड फंजाई कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ये कौन सी प्रोसेस करते हैं? फर्मेंटेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सी गैस रिलीज करते हैं? आंसर मिल गया ना, CO2। कौन सी? CO2। एंड फर्मेंटेशन क्या है? अब क्वेश्चन आता है कि भाई फर्मेंटेशन है क्या? तो अगर हम फर्मेंटेशन की बात करें तो इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। मतलब देखो ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को हमने तोड़ दिया एल्कोहल में और एनर्जी में और साथ में CO2। तो ये क्या होगा? आपका सिंपल फॉर्म में मिल गया आपको। तो ये कौन करवाता है? आपका फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में तोड़ देना, इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन, है ना। तो विद द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ईस्ट फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर प्रोड्यूस एल्कोहल। तो ये अगर हम ग्लूकोज या शुगर का फर्मेंटेशन करेंगे तो इससे हमको एल्कोहल मिलेगा और CO2 रिलीज होगी और कुछ अमाउंट में एनर्जी भी क्या होगी? रिलीज होगी। तो ये आपको रिएक्शन ध्यान रखना है। ग्लूकोज लिया, है ना, विदाउट ऑक्सीजन, एल्कोहल मिला, एनर्जी और साथ में CO2 निकल गई। अब अगर हम एक प्रोसेस और बताइए भाई, एक तो ये हो गया कि बैक्टीरिया और फंजाई ईस्ट की प्रेजेंस में क्या कर रहा है? फर्मेंटेशन कर रहा है, CO2 गैस यहाँ पे निकल रही। दूसरी बात अगर हम बात करें डो, है ना, यूज फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा। तो जो डो होता है ना, डो क्या होता है भाई? फूला हुआ आटा होता है ना, उसी को हम डो बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका यूज हम करते हैं इडली और डोसा को बनाने के लिए, है ना। तो पफ एपियर, फूला हुआ आटा। दिस बिकॉज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये आटा फूल क्यों जाता है? तो यहाँ पर बैक्टीरिया क्या करता है? एक्शन करता है और जिससे CO2 रिलीज होता है, और दिस CO2 रिलीज फ्रॉम द डो एंड गॉट ट्रैप्ड इन डो। अब हुआ क्या भाई? जैसे कि देखो ये आटा है ना, हमने आटा ये घोट दिया, तो इनसे क्या हुआ? बैक्टीरिया ने CO2 प्रोड्यूस किया। तो ये CO2 क्या करेगी? इसको थोड़ा सा पफ बना देगी, पफ लाइक एक्सपीरियंस। तो इसी की वजह से आपका जो आटा रहता है फूला हुआ आपको दिखाई देता है। देखा ना, CO2 रिलीज फ्रॉम द डो गेट ट्रैप्ड इन द डो। तो ये डो में ट्रैप्ड हो जाती है, देयर बाय द गिविंग एट द पफ एपियर। तो उसी की वजह से ये पफ बनने लगता है, थोड़ा सा फूला हुआ दिखता है। तो ये इसके 2 एग्जाम्पल। तो कौन सी गैस? CO2। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता कि इन विच फूड वुड यू फाइंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बताओ कौन से भोजन में आपको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलेगा? मेंशन सम देयर यूजफुल एप्लीकेशन, है ना। तो जिनमें आपको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलेगा तो उसको बताओ। तो सबसे पहली बात तो करें अगर हम, तो यहाँ पर आ जाएगा दही में। दही को खाएंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलेगा, है ना। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन दही, या इसी को हम क्या बोलेंगे? कर्ड। इट इज बैक्टीरियम दैट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तो आपका जो दूध से दही बनता है तो कौन बनवाता है? LAB। इसी को क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इंक्रीज इन इट्स नंबर। बैक्टीरिया क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं और अपने नंबर को बढ़ाते हैं। तो ये कन्वर्ट कर देता है मिल्क को कर्ड में। दे ऑल्सो इंक्रीज द कंटेंट विटामिन B12। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दही में सबसे ज़्यादा क्या होता है? आपका विटामिन B12 होता है, और विटामिन B12 बहुत जरूरी है हमारे लिए, है ना, क्योंकि विटामिन B12 हमारी RBC के लिए जरूरी है ना। आपकी जो RBC है, तो अगर विटामिन B की कमी हो जाएगा तो क्या होगा? तो हमारी जो RBC का शेप है राउंड एंड वाई कॉन्केव शेप है, लेकिन अगर हमको विटामिन B12 मिल रहा तभी इसका ये शेप है। लेकिन विटामिन B12 की कमी हो गई तो RBC का शेप क्या होता है? सिकल शेप हो जाता है ना, हसिया के आकार का। और जैसे ही सिकल शेप हुआ तो उसी की वजह से हमको क्या हो जाएगा? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, किसकी वजह से? विटामिन B12 की कमी से। तो यह एक तरह का पर्नीशियस एनीमिया होता है जिसकी वजह से हमारी डेथ हो जाती है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB आर ऑल्सो फाउंड इन द आवर स्टमक। हमारे स्टमक में होता है। एंड वेयर कीप अ चेक ऑन
डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये क्या करता है हमारे स्टमक में, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है भाई, चेक करता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो एलईवी कहाँ कहाँ हो गया भाई, दो जगह हो गया, एक दही में और दूसरी बात हमारे पेट में ना। तो एक कार्ड ध्यान रखना, दूसरा आवर स्टमक, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 है, नेम सम ट्रेडिशनल, नेम सम ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स मेड बाय व्हीट, राइस एंड वेंगल ग्राम। उन्होंने कहा कि गेहूं, चावल और बंगाल चने से जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड है, कुछ पारंपरिक भारतीय खाद्य हैं, तो उनमें क्या क्या इन्वॉल्व है, एंड यूज माइक्रोव्स। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई उनमें कौन कौन सी माइक्रोव्स इन्वॉल्व हैं, उसको अपन देखते हैं। जैसे कि अगर हम गेहूं की बात करें, तो गेहूं का अगर हमको प्रोडक्शन करवाना है, तो गेहूं से माइक्रोब्स की प्रेजेंस में क्या क्या बन सकता है भाई, ब्रेड बना सकते हैं, इससे केक बना सकते हैं। अगर हम राइस की बात करें तो इनसे इडली एंड डोसा बना सकते हैं। अगर हम बंगाल चना की बात करें तो इनसे हम ढोकला और खांडवी बना सकते हैं। तो ओके, तो ये ध्यान रखना, इनसे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, in which may have microbes play a major role in the controlling disease causing harmful bacteria। अब उन्होंने ये बता दिया कि जो माइक्रोब्स रहता है ये किस प्रकार डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बताना है आपको। देखते भाई ये कि कैसे कंट्रोल कर रहा, कैसे नियंत्रण कर रहा है ना, उसको देखते हैं। तो देखो भाई, पहली बात तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। अब बहुत सारी जो मेडिसिन्स बनती हैं, तो इसको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर करते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक की बात करें, आर द मेडिसिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टेन माइक्रोस्कोप्स kill other disease causing organism and this medicine commonly obtained from the bacteria and fungi। अब जो आपकी एंटीबायोटिक थी ये, तो इसको भी बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा हमने बनाया। और आज ये क्या करती है भाई, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, मारती है। एंड दे आइदर किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो ये क्या कर देगी, उसको किल कर देगी, या डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म रहेगा या तो उसको किल कर देगी, या फिर उसकी ग्रोथ को क्या कर देगी, ये रोक देगी, है ना। जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, ये कॉमन एंटीबायोटिक हैं, है ना। तो एंटीबायोटिक के 3 नाम हो गए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन। अब हम बात करें सबसे पहले पेनिसिलिन नोडिटम, ठीक है ना। तो जो पेनिसिलिन नोडिटम है, तो ये प्रोड्यूस केमिकल पेनिसिलिन, तो ये कौन सा केमिकल निकालती है, पेनिसिलिन। और विच चेक द ग्रोथ ऑफ स्ट्रेप्टोकाइलोकाई बैक्टीरिया इन द बॉडी। मतलब देखो, ये पेनिसिलिन तो निकालती है, और जो चेक करता है कि हमारी बॉडी में स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया की वृद्धि को चेक करेगा, कौन, पेनिसिलिन। एंड एंटीबायोटिक आर द डिजाइन एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक को हमने ऐसे डिजाइन किया ताकि ये बैक्टीरिया को क्या करें, डिस्ट्रॉय करें। एंड वीकनिंग देयर सेल वॉल, या फिर उसकी सेल वॉल को क्या करेंगे भाई, कमजोर करें। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वीकनिंग certain immune cells such as the white blood cells enter the bacterial cell and cause cell lysis। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cause cell lysis। ओके, अब देखो, सपोज दैट कोई बैक्टीरिया है, तो वो सेल वेल को क्या कर रहा है भाई, कमजोर कर रहा और उसको डिस्ट्रॉय कर रहा। तो इसके चलते हुए, इसके कमजोर करने होने पर जो हमारा इम्यून सिस्टम है, तो वो भी क्या हो जाएगा भाई, अफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। और जो हमारी WBC है, तो इम्यून सिस्टम को तोड़ के, इम्यून सिस्टम को तोड़ दिया इसने, और इम्यून सिस्टम को तोड़ के मतलब कमजोर करके ये इसमें चला जाएगा WBC में, देखा ना, व्हाइट ब्लड सेल इंटर द बैक्टीरियल सेल एंड कॉजिंग सेल लाइसिस। अब ये क्या कर देंगे, सेल को तोड़ना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। एंड सेल लाइसिस द प्रोसेस डिस्ट्रॉइंग द सेल्स सच एज द ब्लड सेल्स एंड बैक्टीरिया। और उसके बाद क्या रहेगा, जो हमारी ब्लड सेल्स है, जो बैक्टीरिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेल की लाइसिस हो जाएगी। ओके, तो ये
ना क्वेश्चन था कि जो बैक्टीरिया है तो ये किस प्रकार कंट्रोल करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स रहते हैं, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट, नेम एनी 2 स्पीसीज ऑफ फंगस। अब फंगस की कोई 2 स्पीसीज बताओ, ठीक है ना, और जिनका यूज हम करते हैं, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जिनको हम एंटीबायोटिक बनाने में यूज करते हैं। तो एंटीबायोटिक आर द मेडिसिन्स दैट आर प्रोड्यूस बाय द सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिज्म किल डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिनका यूज करते हम किल करने में डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जो क्या करती हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं। दीज मेडिसिन आर कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगाई, है ना। तो इन्होंने 2 पूछा है, तो देख लो, जैसे एंटीबायोटिक की बात करते हैं, पेनिसिलिन हो जाएगा और एक सेफेलोस्पोरिन हो जाएगा। तो जो पेनिसिलिन इंपोर्टेंट है बेटा, ये है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टेनिस चल लगा लो इस पर। तो जो पेनिसिलिन है तो ये मिला आपको कहाँ से, पेनिसिलियम नोडिटम से, और सेफेलोस्पोरिन या सेफलोस्पोरिन है तो ये मिला आपको सेफलोस्पोरियम एक्रोमोनियम, सेफलोस्पोरियम एक्रोमोनियम, तो ये इससे मिला है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमको बताना है कि सीवेज क्या है। व्हाट इज सीवेज? सीवेज क्या है भाई? नाली के पानी को हम सीवेज कहते हैं, गंदी नाली का पानी। एंड इन विच वे कैन सीवेज बी हार्मफुल टू अस, और सीवेज किस प्रकार हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, ये हमको बताना है। तो पहली बात तो सीवेज की डेफिनेशन देखो भाई, सीवेज इज द म्युनिसिपल वेस्ट मैटर दैट कैरीड अवे इन सीवर एंड ड्रेन, ठीक है ना। तो सीवेज क्या होता है, जो नगर निगम होता है, जो म्युनिसिपल होता है, तो नगर निगम का एक अपशिष्ट पदार्थ होता है, ये सीवर होता है ना, जिसे हम सीवरों में क्या कर देते भाई, ड्रेन कर लेते, बहा दिए जाते हैं। इट इंक्लूड बोथ लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म, ये दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं भाई। लिक्विड फॉर्म में पानी में मिला रहेगा, सॉलिड फॉर्म में, है ना, थोड़ा सा ही सॉलिड फॉर्म में रहेगा। रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, इनमें माइक्रोब्स रहते हैं। मैनी ऑफ दीज माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक, और ये माइक्रोब्स क्या होते हैं भाई, हानिकारक होते हैं, पैथोजेनिक। इनकी वजह से हमको बीमारी हो सकती है, जैसे पानी में गए तो वाटर बॉर्न डिसीज आएगी। सीवेज वाटर इज मेजर कॉज पॉल्यूटिंग ड्रिंकिंग, अगर हमने वो सीवेज वाला पानी पी लिया तो ये हमारा जो पीने वाला पानी है क्या हो जाएगा भाई, खराब हो जाएगा, पॉल्यूट कर देगा। एंड इज एसेंशियल दैट सीवेज वाटर इज प्रॉपरली कलेक्टेड, तो हमको क्या करना चाहिए, जो सीवेज पानी है इसको कलेक्ट करना चाहिए और पहले उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। ट्रीटमेंट कहे तो ऐसा नहीं कि उसको इंजेक्शन लगाना है, इनका ट्रीटमेंट होता है, इसी को बोलते हम STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्राइमरी सेकेंडरी देखेंगे। क्वेश्चन भी है नेक्स्ट। ओके, तो सीवेज को सबसे पहले आपको इकट्ठा करना चाहिए और उसका उपचार करना चाहिए ताकि हम इसको अच्छे से ट्रीट करके हो फिर उसको नदियों में छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट की डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो सीवेज ट्रीटमेंट तो आपको पता ही है भाई, ऐसा तरीका जिसकी वजह से हम गंदे नाली के पानी को साफ करते हैं, उसी को हम सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहली बात तो प्राइमरी ट्रीटमेंट ये मैकेनिकल प्रोसेस है, सेकेंडरी क्या है आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। पहला मुख्य डिफरेंस ये है, इसमें रिमूवल फॉर सॉलिड मटेरियल, इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा, इनएक्सपेंसिव एंड रिलेटिवली लेस कॉम्प्लिकेटेड, ये क्या है आपका लेस कॉम्प्लिकेटेड, कौन, प्राइमरी सीवेज। ओके, दूसरी बात ये इट इज वेरी एक्सपेंसिव, है ना, ये बहुत महंगा है, कौन, सेकेंडरी। एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ये लेस कॉम्प्लिकेटेड, ये क्या है आपका कॉम्प्लिकेटेड है। तो दोनों डिफरेंस याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू थिंक माइक्रोब्स कैन ऑल्सो यूज एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इफ यस तो हाउ। क्या आपको पता लगा कि भाई जो माइक्रोब्स होते हैं इनको हम ऊर्जा के सोर्स के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे। तो देखो यस, इसका आंसर क्या है, यस, क्योंकि इसको हम सोर्स के रूप में क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं।
जैसे कि यस, माइक्रोब्स कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड बैक्टीरिया सच इज अ मीथेन। हमने क्या किया भाई, बैक्टीरिया से क्या निकाला, मीथेन निकाला। मीथेन बैक्टीरियम इज यूज फॉर द जनरेशन ऑफ गोबर गैस। तो मीथेन बैक्टीरियम क्या करता है, या तो गोबर गैस या बायोगैस को बनाता है, एक तो ये सोर्स हो गया। दूसरा, द जनरेशन ऑफ बायोगैस इज द एन एरोबिक प्रोसेस ऑफ बायोगैस प्लांट। ये एक तरह की एन एरोबिक प्रोसेस होती है। तो इसमें हम करते क्या है, देखो अब इसमें हम एक खोदेंगे गड्ढा, कंसिस्ट कॉन्क्रीट टैंक, एक टैंक खोद लेंगे 10 से 15 फीट गहरा विद द सफिशियंट आउटलेट्स एंड इनलेट। तो इसमें हम क्या कर देंगे, आउटलेट देखो जैसे कि ये हमने गड्ढा खोद दिया, इसमें हम क्या करेंगे भाई, अंदर डालेंगे तो इसको अपन इनलेट बोलेंगे, यहाँ से मटेरियल को बाहर निकालेंगे तो इसको अपन आउटलेट बोलेंगे। एंड डंग मिक्स विद द वाटर फ्रॉम द स्लरी। तो हमने अब गोबर को मिक्स किया, यहाँ से डंग को मिक्स करेंगे तो हम वाटर मिला लेंगे, दोनों डंग और वाटर दोनों को अपन क्या बोलते हैं, स्लरी बोलते हैं, चटनी बोलते हैं। थ्रो इनटू द टैंक, तो डालेंगे। डाइजेस्टर ऑफ टैंक फिल द न्यूमरस एनएरोबिक मीथेन। अब देखो गोबर में क्या रहती है, मीथेन, एनएरोबिक प्रोसेस है। अब यहाँ पर एक ढक्कन को हम क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। देखो ढक्कन को हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे बंद कर दिया। अब ये यहाँ पर क्या करेगी, ये मीथेन गैस निकलेगी, CH4 है ना, H2S, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये गैस निकलेंगी। तो इसकी वजह से ढक्कन देखो, प्रेशर बढ़ेगा तो ढक्कन ऊपर उठेगा। पाइप विच देन यूज ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वाइल द स्पेंट स्लरी रिमूव्ड फ्रॉम द आउटलेट। एंड ये उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। इसमें लिखा है देखो, जैसे ये गैस बनेगी तो ये ढक्कन ऊपर उठेगा, तो हम समझ जाए कि हमारी गैस बन गई। फिर क्या करेंगे, हम गैस को यहाँ से आउटलेट कर लेंगे, जो स्लरी बची है तो उसको निकाल के और बाहर डाल देंगे। तो ये खाद के रूप में हम इसका यूज कर लेंगे, मतलब फर्टिलाइजर के रूप में हम खेतों में इसका यूज कर लेंगे। तो बस ये आपकी गोबर गैस बन जाती है ना, जिसका यूज हम लाइटनिंग, घरों में बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, माइक्रोब्स कैन यूज द डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। जो माइक्रोब्स होते हैं, तो माइक्रोब्स को हम एक प्रकार से जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं और पेस्टिसाइड होते हैं, तो जो केमिकल फर्टिलाइजर, जो पेस्टिसाइड होते हैं, तो इनका यूज करते हैं हम। माइक्रोब्स कैन बी यूज टू डिक्रीज, घटाने के लिए, डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं माइक्रोब्स को। एंड एग्जाम्पल हाउ दिस कैन एनकम्प्लेस है, तो हमको ये बताना नॉर्मली कि जो हमने माइक्रोब्स का यूज़ किया तो इससे ये केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स डिक्रीज हो रहे, तो कैसे हो रहे, है ना, ये बताना है। तो देखते हैं भाई, है ना। देखो इसमें अगर हम बात करें बेटा माइक्रोब्स की, चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका माइक्रोब्स। ओके, हाँ, अब देखते स्टार्ट करते बेटा माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। इनका यूज करते हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, इसको हम जैविक खेती के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को जैविक खेती, तो इसका माइक्रोब्स का इसके लिए यूज करते हैं। विच इज डन विदाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं, इनके बिना ही हम ये फार्मिंग करते हैं। एंड बायो फर्टिलाइजर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें दो और जिक्र किया भाई बायो फर्टिलाइजर का, तो ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। विच हेल्प इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प द इम्प्रूविंग प्लांट ग्रोथ थ्रू द सप्लाई ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या करते हैं भाई, किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव करने में और सप्लाई ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फिर उसके बाद फिर से बायो फर्टिलाइजर की बात की गई। बायो फर्टिलाइजर द इंट्रोड्यूस इन द सीड। बायो फर्टिलाइजर को हम कहाँ पर मिलाते हैं, सीड में इंट्रोड्यूस कराते हैं, रूट में, एंड सॉइल टू मोबिलाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी में, तो मिट्टी के मीडियम से ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स ये मूव कर जाते हैं। एंड दे आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन इनरिचिंग ऑफ द सॉइल विद द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड मैनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब देखो
उन्होंने सीधी बात ये कहा है कि अगर हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, जैसे कि हमको ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, तो पहली बात तो इसमें हमने यूज किया क्या, बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनको हम सीड में डाल सकते हैं, रूट में डाल सकते हैं और सॉइल में डाल सकते, तो इनके मीडियम से इनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, और जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो आपका जो फार्मिंग ये ग्रोथ करेगा। इसी को हम बोलेंगे बायो फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद क्या पॉइंट आते हैं, मैनी स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब हम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया बात कर रहे हैं। हैव एबिलिटी टू फिक्स फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि देखो ये एटीएम है ना, एटीएम, तो एटीएम के नाइट्रोजन को ये फिक्स कर लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया कुछ साइनोबैक्टीरिया, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें राइजोबियम, इसकी बात करें, एग्जाम्पल आ गया कौन, राइजोबियम। ये क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में होता है। फिर दूसरा क्या है आपका, एजोस्पर्लम एंड एजोटोबैक्टर। ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो वेयर इज एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलोटोरिया आर एग्जाम्पल ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। फिर आ गया आपका बायो फर्टिलाइजर द कॉस्ट इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, ये 3 बैक्टीरिया को आपको ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, समझ गए ना। कौन सा, राइजोबियम एक ध्यान रख लेना, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, दूसरा एजोस्पर्लम एंड एजोटोबैक्टर, और एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलोटोरिया, है ना। तो ये ध्यान रखना। अब उसके बाद देखो, उसके बाद देखते हैं, माइक्रोब्स कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बायोपेस्टिसाइड टू कंट्रोल द इंसेक्ट पेस्ट इन प्लांट। तो इनका यूज हम बायोपेस्टिसाइड की भी तरह भी करते हैं, ठीक है ना, मतलब प्लांट में इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इन एग्जाम्पल ऑफ बायोपेस्टिसाइड इज अ बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस विच प्रोड्यूस एंड टॉक्सिन। तो ये क्या करता है भाई, एक टॉक्सिन निकालता है, और दैट किल द इंसेक्ट पेस्ट, जो क्या करता है भाई, इंसेक्ट पेस्ट को क्या कर देता है, मार देता है। एंड ड्राइड बैक्टीरियल स्पोर आर मिक्स्ड इन वाटर एंड स्प्रे इन एग्रीकल्चर फीड। तो हमने क्या किया, ये पानी लिया और पानी में क्या करेंगे, ड्राइड फॉर्म में बैक्टीरिया डाल देंगे, मिक्स कर देंगे, और हम क्या करेंगे, आप पेड़ पौधों पर जो रहेंगे आपके प्लांट, इस पर स्प्रे करेंगे, और स्प्रे करने से क्या हो जाएगा, व्हेन लार्वे ऑफ इंसेक्ट फीड ऑन क्रॉप। अब इंसेक्ट के लार्वे क्या करेंगे, इस क्रॉप को खाएंगे, और दीज बैक्टीरियल स्पोर इनटू द गट। ये जो बैक्टीरियल है तो ये गट में इसके चला जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर हमने स्प्रे कर दिया था इस पेड़ के ऊपर, अब जैसे कोई बैक्टीरिया आया तो इसने माइक्रोब्स ने इसको खाया, तो ये बैक्टीरिया इसके अंदर चला गया जो हमने डाला था, मतलब जल में मिलाया था, तो ये गट में चला जाएगा और टॉक्सिन रिलीज करेगा, और इसकी वजह से उसकी क्या हो जाएगी, जो पैथोजन था उसकी डेथ हो जाएगी। एंड ट्राइकोडर्मा आर फ्री लिविंग फंगाई होता है, दे लिव इन द रूट ऑफ हायर प्लांट एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वेरियस पैथोजन्स। एंड बकुलो वायरस भी आ गया। तो यहाँ पर देखो 3 दिए गए बेटा है, एक बैसिलस थ्यूरिजेनिस, दूसरा एक ट्राइकोडर्मा, फिर यहाँ पर एक और अपन ने बैक्टीरियल स्पोर को वाटर के साथ मिलाया, ये हो जाएगा, और एक बकुलो वायरस इज अनदर बायोपेस्टिसाइड दैट यूज ऑफ द बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 देखते हैं 11 में क्या है ना। तो अगर हम 11 की बात करें तो 11 में हमारा ये आ रहा है कि 3 वाटर सैंपल, हमने 3 वाटर सैंपल लिए, यहाँ पर 3 वाटर सैंपल ले लिए अपन ने, नेमली रिवर वाटर, अनट्रीटेड सीवेज वाटर और सेकेंडरी इफ्लुएंट। 3 वाटर ले लिए, 1 2 और एक अनट्रीटेड, ये 3। फिर इनको हमने डिस्चार्ज फ्रॉम द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेयर, ये अब हमको बीओडी टेस्ट करना है, बीओडी टेस्ट करना है इन तीनों पर। द सैंपल वर लेवल ए बी सी, ये तीनों सैंपल ले लिए ए बी एंड सी, बट लेबोरेटरी अटेंडेंट डिड नॉट नोट विच वॉज विच, मतलब उन्होंने ये नोट नहीं किया कि कौन क्या है कैसा है। फिर अगर हम बात करें भाई उन्होंने तो लेवल चेक नहीं किया, लेकिन हमको तो बताना है कि कौन सा पानी है। तो बीओडी वैल्यू ऑफ 3 सैंपल, अब तीनों के बीओडी वैल्यू जो वैल्यू है वो रिकॉर्डेड है। कैसे, अगर हम ए की बात करें तो ए की कितनी है भाई, ये देखो ए बी सी है,
ए की कितनी है 20 mg मिलीग्राम पर लीटर, बी की 8 मिलीग्राम पर लीटर और सी की 400 मिलीग्राम पर लीटर। एंड विच इज सैंपल ऑफ द वाटर इज मोस्ट पॉल्यूटेड। अब बताओ कौन सा वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड, ये बताना है। तो आपको भाई ये देखो, जो जिसका पीओडी ज्यादा रहता है, बीओडी ज्यादा, तो वो ज्यादा पॉल्यूटेड है। मतलब बीओडी ज्यादा तो पॉल्यूशन भी ज्यादा, मतलब मोर पॉल्यूटेड। एंड और बीओडी कम, जैसे ये इसका कम है भाई, तो ये लेस पॉल्यूटेड रहेगा, है ना। और बीओडी ज्यादा रहेगा तो मोर पॉल्यूटेड। एंड करेक्ट लेवल ऑफ द ईच एज्यूमिंग द रिवर वाटर रिलेटिवली क्लीन, है ना। तो उन्होंने ये बताया कि जो रिवर का पानी रहता है तो ये क्लीन है, ये क्या है, क्लीन है। तो इसके लिए सही आंसर देना है। देखो फिर देखते हैं आंसर पर जाते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, पहले तो ये देख लेते हैं। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी है, राइट, है ना, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये मेथड होती है डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज द वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर सप्लाई। And if the quantity of organic waste water supply is the high, then number of decomposing bacteria present in the water will also high। उन्होंने कहा कि बीओडी ज़्यादा रहेगी तो बैक्टीरिया भी ज़्यादा रहेंगे, एंड बीओडी विल वैल्यू इंक्रीज। भाई जितना गंदा पानी है, समझो ये गंदा पानी है, अब जितना ज़्यादा गंदा पानी रहेगा तो इसका बीओडी कितना रहेगा, उतना ज़्यादा रहेगा। सीधी बात ये मानो आप, जितना गंदा पानी उसका बीओडी ज़्यादा। Therefore, it can be calculated that water supply is more polluted, then it will have a higher BOD value out of the 3 sample। तो सबसे पहले हम ज़्यादा वैल्यू किसकी है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई कि सैंपल सी, जो सैंपल सी था, तो सैंपल सी की बात करें बेटा, सैंपल सी को देखें तो ये मोस्ट पॉल्यूटेड है क्योंकि इसकी मैक्सिमम BOD है, कितना है 400 ही है। फिर और उसके बाद देखेंगे तो सैंपल क्या जाएगा आपका ए, क्योंकि सैंपल क्या है, अनट्रीटेड सीवेज वाटर था, सेकेंड इफ्लुएंट डिस्चार्ज सीवेज था, तो ये क्या था, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम पॉल्यूटेड। और उसके बाद लिखा ना सैंपल इज अ सेकेंडरी इफ्लुएंट फ्रॉम द सीवेज ट्रीटमेंट ऑफ द ये, तो ये 20 mgl था। और फिर लास्ट में क्या रहेगा आपका बी, और बी सबसे कम पॉल्यूटेड रहेगा, मतलब रिवर बीओडी एंड 8 mgl। तो इसका करेक्ट लेवल क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड क्या हो जाएगा 400 mgl, उसके बाद फिर 20 mgl वालों, सबसे कम रिवर, है ना। तो ये हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि जिसका ज़्यादा बीओडी उसका उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड आउट द नेम ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम द विच साइक्लोस्पोरोन ए। और ये क्या होता है, हाँ ये इंपोर्टेंट बेटा, ये साइक्लोस्पोरोन ए की बात करें तो जो साइक्लोस्पोरोन होता है ये है एक तरह का इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। कभी कभार तो ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्ट में। और स्टैटिन की बात करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। तो इन दोनों के बारे में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 स्टार लगाओ इस पर। तो देखो साइक्लोस्पोरोन ए यह एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है जिसको यूज कर, देखो जिसको हम यूज पता है किसके लिए करते हैं, जैसे कि सपोज ये टिंकू है, अब हमने भाई टिंकू, ये रिंकू था, तो टिंकू ने अपनी किडनी रिंकू को दे दी। अब रिंकू में ये प्रॉपर्ली मैच नहीं करेगी, मतलब फंक्शन नहीं करेगी, तो फिर हम क्या देंगे उसको साइक्लोस्पोरोन ए देंगे ताकि ये फंक्शन करने लगे। और इस किससे बनता है ये माइक्रोस्कोप्स, क्या है इसका, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे। तो दूसरा क्या है स्टैटिन, है ना। स्टैटिन क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, और जो किससे बना है, मोनास्कस परपुरिया, किससे, मोनास्कस परपुरिया। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट द रोल ऑफ माइक्रोब्स फॉलोइंग द डिस्कस विथ योर टीचर। उन्होंने कहा कि भाई कुछ माइक्रोब्स हैं, जैसे कि SCP की बात करें, सॉइल की बात करें, तो इनको अपने टीचर के साथ डिस्कस करें, चर्चा करें, है ना, और माइक्रोब्स का पता लगाएं। तो सबसे पहले देखते हैं SCP की कहानी कि SCP क्या है। SCP को हम बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन इज अ प्रोटीन, यही एक तरह का प्रोटीन होता है, ऑफ्टन फ्रॉम द सर्टेन माइक्रोब्स, जो कुछ माइक्रोब्स से निकलता है, विच फ्रॉम द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड एनिमल्स फीड, एंड दीज माइक्रोब्स इन्वॉल्व
द प्रिपरेशन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन एंड एल्गी, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। तो आप समझ जाना कि यहाँ पे देखो सिंगल सेल प्रोटीन क्या हो जाएगी भाई, सिंगल सेल प्रोटीन होते हैं ऐसे प्रोटीन जो हमको कहाँ कहाँ से मिल गए, एल्गी, ईस्ट, बैक्टीरिया, है ना। प्रिपरेशन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन आर एल्गी, ईस्ट, बैक्टीरिया, ये क्या कर रहा है भाई, प्रिपरेशन कर रहे हैं सिंगल सेल प्रोटीन को। एंड दीज माइक्रोब्स आर ग्रो इन इंडस्ट्रियल स्केल ऑफ्टन द डिजायर्ड प्रोटीन। तो इन माइक्रोब्स का यूज करते हैं हम ताकि हमको डिजायर्ड प्रोटीन मिल सके। फॉर द एग्जाम्पल फॉर स्पाइरुलिना, ये इसको हम ग्रोन कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल ऑफ्टन फ्रॉम द मोलासिस, सीवेज, एनिमल मैन्यूर, इनसे हम ग्रो करा सकते हैं किसको, स्पाइरुलिना को। ओके, फिर इट सर्व एज अ रिच सप्लीमेंट ऑफ द डाइटरी न्यूट्रिएंट्स such as a protein, carbohydrate, fat, minerals and vitamins, and similarly microorganisms such as a methylophilus, methylophilus। तो methylophilus की बात करें बेटा, and methylotrophus have large rate of biomass production and their growth can production of large amount of protein। तो कुल मिला के देखो जो हमने एग्जाम्पल देखे, स्पाइरुलिना देखा, मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस देखा, तो ये क्या करते हैं, ये जितने भी हैं तो ये क्या करते हैं भाई, प्रोटीन का उत्पादन करते हैं, मतलब प्रोटीन को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आपको ध्यान देना है। ओके, यहाँ पर एल्गी, ये बैक्टीरिया, ये ध्यान दे लेना। यहाँ पर फिर क्या है आपका स्पाइरुलिना, है ना, मिथाइलो, ये इस तरीके से ध्यान देना। अब नेक्स्ट देखते हैं सॉइल। तो मिट्टी की बात करें भाई, तो माइक्रोब्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। मिट्टी को भी मेंटेन करने में रोल हेल्प करते हैं वो कौन, माइक्रोब्स। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिच ह्यूमस, ये ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता क्या, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल में तोड़ना, यही तो डीकम्पोजिशन है। एंड मैनी स्पीसीज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूजुअल फॉर्म। तो ये क्या करते हैं जो बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया मिट्टी में प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में मिलने वाली नाइट्रोजन का यूज करेंगे, इसको फिक्स करेंगे और इसको मिट्टी में यूज करेंगे, है ना। इसी को बोलते हैं हम कि these bacteria and cyanobacteria are able to fix atmospheric nitrogen into usual form. Rhizobium is the symbiotic bacteria found in the root nodules of legumes plant, and Azoospermillum is a azobacteria are free living nitrogen fixing bacteria, and Anabaena nostoc ostoria is an example of nitrogen fixing cyanobacteria। तो ये भी तीनों बैक्टीरिया अपन ने फिर से पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अरेंज द decreasing order most important first of their importance welfare human society give reason। your answer biogas, citric acid and penicillin and curd। उन्होंने कहा कि अगर मानव समाज के कल्याण के लिए कुछ इम्पोर्टेंस यहाँ पर दिए गए हैं तो उसका कारण बताओ, जैसे कि बायोगैस, साइट्रिक एसिड, पेनिसिलिन और दही, है ना। इनको उनके घटते क्रम में आपको लिखना है, घटते क्रम कहें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे आ जाएगा भाई, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम लिखना है। तो पहले पेनिसिलिन, बायोगैस, सिट्रिक एसिड और कर्ड, ये उसका घटता क्रम हो जाएगा। जैसे कि अगर हम पेनिसिलिन की बात करें, पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोडक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के लिए ये अच्छा प्रोडक्ट है इट, क्योंकि यह एक तरह का एंटीबायोटिक है, तो जिसका यूज करते हैं हम बैक्टीरियल डिसीज को कंट्रोल करने के लिए, यही तो है। फिर दूसरा क्या है आपका, सेकंड मोस्ट क्या है आपका, बायोगैस है। पहला पेनिसिलिन आ जाएगा, दूसरा बायोगैस। ये इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी का रूप है ना। फिर इंपोर्टेंट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, थर्ड वाला आपका सिट्रिक एसिड हो जाएगा, यूज फॉर द फूड प्रिजर्वेटिव के लिए यूज करते हैं। और लास्ट क्या जाएगा आपका कर्ड, एंड फूड इंपोर्टेंट ऑफ्टन बाय द लैक्टोएसिड बैक्टीरिया, ये मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। एंड प्रोडक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर इंपोर्टेंस एज द पेनिसिलिन, फिर बायोगैस, फिर सिट्रिक एसिड, फिर कर्ड।
तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। चारों के बारे में अपन ने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डू वी बायो फर्टिलाइजर, है ना, जैव उर्वरक एनरिच फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये मिट्टी की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं, है ना, ये कैसे बढ़ाते हैं मिट्टी की फर्टिलिटी को, कौन, बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेल्प करते हैं इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सर ये कैसे हेल्प करते हैं ये तो बताओ। इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करते हैं एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग प्लांट ग्रोथ थ्रू द सप्लाई ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और क्या करते हैं, उनको सिलेक्ट करके ये प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं, है ना, इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, प्लांट में ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। दीज आर द इंट्रोड्यूस, ये देखो ये किस में होते हैं, सीड में भी, रूट में भी, सॉइल में भी, इनमें हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि ये न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा सके प्रॉपरली बाय द बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड thus they are extremely beneficial enriching the soil with the organic nutrients and many species of the bacteria and cyanobacteria have ability to fix free atmosphere, तो इनमें एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता होती है। फिर से वही क्वेश्चन था, वो कितनी बार आ गया बेटा, ये याद कर लेना। देखो राइजोबियम, एजो स्पाइरलम, एजोटोबैक्टीरिया बहुत बार आया, ये याद ही कर लेना आप, ये तीनों बैक्टीरिया ना। तो राइजोबियम क्या है, एक तरह का सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। राइजोबियम क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो रूट नोड्यूल ऑफ द लेगुमिनस में होता है। एजोस्पर्म एजोटोबैक्टर क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। एनामना नोस्टोकोस्टिडोडी क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है। और बायो फर्टिलाइजर आर द कॉस्ट इफेक्टिव इको फ्रेंडली। तो ये क्वेश्चन 15 भी हो गया आपका। तो फाइनली हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। आशा करता हूँ को आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आपको क्या कर देना है, रासर PCI जो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा चैनल है, तो इसको आपको क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। ओके, और इसके बाद हम अपलोड कर देंगे चैप्टर 9 बायोटेक। ओके, तो आज डे 8 फिनिश हुआ, अब डे 9 को भी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।